नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है बेबी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 6 है। आपको पता ही है कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको हमें अपना जवाब कमेंट करके बताना है और लास्ट में आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और ये टेस्ट वही होंगे जो इससे पहले आपने लेक्चर देखा है, उसी में से ये टेस्ट आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको इस वीडियो में हर क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल हो सकेगी सब बताई जाएगी, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किए गए हैं। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 15। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आपको निर्वाचन आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, निर्वाचन आयोग इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं? सुशील चंद्र और राजीव कुमार, ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह एकमात्र महिला कौन है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं, तो वीएस रमा देवी एकमात्र ऐसी महिला है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। अभी तक कोई भी महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बनी है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में मतदान करने की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो हमारे संविधान में जो मतदान करने की आयु है ना, ये 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। पर 1988 में इस आयु को कम कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष का हर व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है निर्वाचन आयोग से संबंधित। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 ईस्वी में किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है एरिया के हिसाब से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में कहाँ? तो दम्माम के अंदर है। सऊदी अरब के दम्माम के अंदर ये हवाई अड्डा है, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है
एरिया के हिसाब से तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी और इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो बाबर का जो टाइम पीरियड था वो 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक था। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की हार हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। प्लीज कमेंट करिए, इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे फास्ट। तो इसका राइट आंसर है कोचीन में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, ठीक है। और कब लगाई थी? तो 1503 ईस्वी में लगाई थी। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई और उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई और उनकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो सबसे पहले हमारे भारत में आई थी वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में लगाई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में लगाई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी 1605 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में आई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री त्रावणकोर में लगाई थी। कब लगाई थी? तो 1620 ईस्वी में लगाई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में आई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिए प्लीज, फास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। जो सोन नदी है ये अमरकंटक से उत्पन्न होती है, ओके। सोन नदी, जिसे आप सोनभद्र शिला के नाम से जानते हैं, सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है और ये अमरकंटक का है। तो ये अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। और यहाँ पे आपको बिहार के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में, गवर्नर कौन है। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या उसकी कैपिटल ये तो पूछ ही ली जाएगी, ठीक है। तो जो बिहार की कैपिटल है ये पटना है और बिहार के गवर्नर का नाम पूछा जाए तो फागू चौहान। फागू चौहान वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है बिहार के प्रेजेंट में? तो नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है,
मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा इनमें से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैकमोहन रेखा है ये किन किन देश के बीच की सीमा रेखा है। तो ये हमारे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। हमारे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य मैकमोहन रेखा के साथ लगते हैं। तो देखिए, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मैकमोहन रेखा के साथ लगता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं ये 4 राज्य हैं जो कि मैकमोहन रेखा के साथ लगते हैं। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी मैकमोहन रेखा के साथ लगता है। देखिए, पहले क्या था कि मैकमोहन रेखा के साथ भारत के 5 राज्य लगते थे, जिसमें एक जम्मू कश्मीर भी आता था। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश लगता है वो लद्दाख है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन सागर झील। जो हुसैन सागर झील है ये कर्नाटक में नहीं है, ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। और देखिए, लोकटक झील ये भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि मणिपुर में है। सांबर झील ये राजस्थान में है। और लोनार झील जो कि बुल्ढाना जिले में है महाराष्ट्र के, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि गोकक फॉल्स किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलगांव। गोकक फॉल्स जो है ये बेलगांव जिले में स्थित है। बेलगांव कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1981 ईस्वी में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक कौन है, तो डॉक्टर सुभाष आशुतोष वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेपीज व फीमर। स्टेपीज देखिए, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो कि कान में पाई जाती है। और फीमर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जो कि जांघों में पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय है। इसका राइट आंसर बताइए कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों को में मिलाकर कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 सदस्यों को। देखिए, जो राष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, जो कि साहित्य, कला, सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा के? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं।
और लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं ये 2 सदस्य। तो कुल मिला के 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 80 में दिया गया है, और लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 में दिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और देखिए जो मेजर ध्यानचंद थे ना, ये हमारे भारत के बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थे। और एक बात और मालूम होनी चाहिए कि जो मेजर ध्यानचंद है, इनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इनकी जयंती कब होती है? तो 29 अगस्त को इनकी जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 2022 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि 2022 में एशियन गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में। 2022 में एशियन गेम्स जो है वो चीन में आयोजित किए जाएंगे। चीन में कहाँ? तो होंगजो में। चीन के होंगजो में इसे आयोजित किया जाएगा 2022 में। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो एशियन गेम का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था। भारत में कहाँ? तो दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स का जो आयोजन है ये चीन में तीसरी बार होने जा रहा है, जो कि 2022 में तीसरी बार होगा। इससे पहले 2 बार चीन में कब एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए 1990 में एशियन गेम आयोजित किए गए थे चीन में, चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए थे। और 2010 में जो एशियन गेम है ये चीन के व्यांगजू में आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और देखिए जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दादा साहेब फाल्के कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के हमारे भारत के बहुत ही फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इन्हें फिल्म जगत का पिता कहा जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे और कब दिया गया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी रोरिक को दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था। 1971 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अमिताभ बच्चन को। 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलम आरा। आलम आरा जो फिल्म है ये भारत की पहली बोलती फिल्म है, ठीक है। ये कब रिलीज़ हुई थी?
तो 1931 ईस्वी में इसे रिलीज़ किया गया था। ठीक है, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आलम आरा फिल्म के डायरेक्टर कौन थे। तो आर्देशिर ईरानी आलम आरा फिल्म के डायरेक्टर थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, यानी कि भारत की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, ये पूछ लिया जाए तो भारत की पहली साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 ईस्वी में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में जो जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में जो जारी किया गया है, इसमें फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क तीसरे स्थान पर। ठीक है, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा भारत कौन से स्थान पर है। तो हमारा भारत 133 नंबर पर है। इसमें देखिए कुल 156 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया था, जिसमें हमारा भारत जो है वो 133 स्थान पर है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने। रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रूस के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है रशिया के। तो देखिए जो रूस की कैपिटल है ये मॉस्को है, और वर्तमान में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध पे विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। रणजीत सिंह सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, एक तो खुद अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य कौन थे ये भी तो मालूम होना चाहिए। एक तो शिवरमन थे और दूसरे SR सेन थे। ठीक है, और देखिए आपको ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध, इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। और इसके रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 245 से लेकर 263 तक का जो आर्टिकल है ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है क्या इटली का मैनचेस्टर मिलान है, क्या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, क्या चीन का मैनचेस्टर संघाई है, क्या जापान का मैनचेस्टर टोक्यो है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान का मैनचेस्टर टोक्यो नहीं है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। ठीक है, ओसाका जो शहर है ये जापान का मैनचेस्टर है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जा रहा है, भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद शहर है जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है जो कि गुजरात में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है। कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक नहीं है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एचसीबीसी की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और यहाँ पे आपको एडीबी के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए एडीबी की जो मुख्यालय है ये मांडलुयांग में है, फिलीपींस के अंदर। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो मात्सुगु अस्कावा है। मात्सुगु अस्कावा जो है ये वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है ये 1966 ईस्वी में हुई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है। क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है? क्या इसरो उपग्रह केंद्र ये थुम्बा में है? क्या एसडीएसटी केंद्र बेंगलुरु में है? क्या स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र जो है ये अहमदाबाद के गुजरात में। ये तो आपका राइट आंसर होगा। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ना ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल के अंदर। ठीक है, और इसरो उपग्रह केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आप जो एसडीएससी केंद्र है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। कमेंट करिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो पूरा नाम है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाए तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। ठीक है, और पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था ये पूछा जाए तो 1985 में पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। और 2020 में जब नेशनल यूथ डे मनाया गया है, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इसकी थीम क्या थी। देखिए, इसलिए मैं इसकी थीम बता रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको बताई जा रही है। इम्पॉर्टेंट है, थीम तो आप नोट कर लीजिए। 2020 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम ये हमारे भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि जो APJ अब्दुल कलाम है ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे? तो 2002 से 2007 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे ये हमारे भारत के। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है ये 1971 ईस्वी में खेला गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 5 टेस्ट दिए जाएंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं आपका टेस्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, WEF द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2018 में जारी किया गया था उसमें भारत कौन से स्थान पर था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करना है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला तो आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है कि राजभाषाओं से रिलेटेड कौन सा भाग है। अगला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो RRB NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी तैयारी हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो आपको 5 टेस्ट दिए गए थे उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। जैसा कि आपसे पूछा गया था कि कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जो कांसे की बैलगाड़ी है ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा कौन सी है? तो सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पशुपति शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में से ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।